नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। चलिए तो 2 बजे की 5 बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर एक देश एक चुनाव से जुड़ी है और ऐसी खबर है कि सरकार हर कीमत पर यह बिल लाना चाहती है। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्तार अंसारी की मौत की गुत्थी अब सुलझ गई है। और तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चुनाव 10 से 15 नवंबर के बीच 2 चरणों में हो सकते हैं। चौथी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां 1 नवंबर से यहां बस्तर ओलंपिक का आयोजन होगा। पांचवी खबर हरियाणा से, जहां बीजेपी में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने दावा ठोक दिया है। चलिए तो सबसे पहले पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा काफी समय से चल रही है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान भी कई मौकों पर इस मुद्दे पर बहस हो चुकी है। अब जब फिर प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में लौट आए हैं, इसी एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा तेज है और ऐसी खबर है कि सरकार हर कीमत पर अपने इसी कार्यकाल में यह बिल लाना चाहती है। इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सरकार से उन्होंने ये संकेत जरूर दे दिए हैं कि पीएम मोदी ने अपने इस बार के 15 अगस्त के संबोधन में भी वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया था। और इसके ऊपर इस मुद्दे पर मंथन करने के लिए जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, उसने भी सुझाव दिया है कि देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए। सरकार दावा कर रही है कि इस मुद्दे पर उसके दूसरे साथी भी उसका समर्थन कर रहे हैं, फिर चाहे बात जेडीयू की हो या फिर टीडीपी की। तो मोदी 3.0 में ही आएगा वन नेशन वन इलेक्शन। जाहिर तौर पर इसके लिए जो बात की गई है, हाई लेवल जो कमेटी बनाई गई थी, उसने भी इसकी वकालत की है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो भी इसके पक्ष में हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, आज से नहीं पहले से ये बात हो रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यदि कोई कमेटी बनाई गई है, वो भी यदि इसकी वकालत कर दे और तमाम स्टेट से जो मुख्यमंत्री और भी हैं वो भी इसके पक्ष में आ जाए, तो मुझे लगता है इसको इंप्लीमेंट कराना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना होगा कि इसको आप किस वक्त पे करने जा रहे हैं। इस साल के अंत में चुनाव है और जाहिर तौर पर आने वाला जो समय भी होगा, उसको यदि आप कहते हैं ना कि इंप्लीमेंट की एक शुरुआत कर देते हैं, तो आने वाले समय में आप उसको एप्लीकेबल कैसे करेंगे। तो जिस तरीके से ये बातें एक बार फिर से चल पड़ी हैं, क्या मायने उसके माने जाएं? जी बिल्कुल राखी जी, देखिए जिस तरीके से आपने तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र किया, और देखिए जब मोदी का जो दूसरा कार्यकाल था, तब भी प्रधानमंत्री लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी। और अब 3.0 में भी एनडीए सरकार के दौरान भी देखिए वही बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। और अभी पिछले दिनों आपको भी याद होगा कि लाल किले से भी प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी और कहा था कि सब लोग सहयोग करें। उन्होंने यहाँ पर अपील भी की थी कि सहयोग करें वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। तो राखी जी, अब देखिए जिस तरीके से जो तमाम घटक दल है जो एनडीए के, वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष इसमें टांग जरूर अड़ाएगा। और विपक्ष की प्रतिक्रिया भी जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखी थी, तो कुछ ऐसी प्रतिक्रिया आई थी जिसमें कि विपक्ष जो है वो सहमति जताता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहना था कि इससे खर्च भी कम हो जाएगा, जो सुरक्षा व्यवस्थाएं होती है वो भी ठीक से चल पाएंगी। इतना खर्चा होता है इलेक्शन में, मोटी जो रकम है वो खर्च होती है, तो हम विकास पर फोकस कर पाएंगे। तो तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया था, पॉइंट्स गिनवाए थे। लेकिन राखी जी, यहाँ पर चैलेंज बहुत बड़ा है। देखिए, कानून बदलना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। हमने ऐसा पहले भी देखा है कि देखिए जब देश आजाद हुआ था उसके बाद इलेक्शन हुए हैं एक साथ, लेकिन फिर देखिए चेंजेस आए और फिर इलेक्शंस जो है वो होने लगी। अलग अलग लोकसभा का अलग होने लगा, विधानसभा का अलग होने लगा, पंचायत के इलेक्शंस अलग होने लगे। लेकिन अभी भी कुछ देश है जैसे अमेरिका है, कनाडा है, वो इलेक्शन कराता है। लेकिन अब हमारे देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये हो जाता है, इतनी बड़ी आबादी, उसको मैनेज करना। मशीनें जो होती है जैसे वीवीपैट और ईवीएम के थ्रू हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, तो उनकी भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, सुरक्षा बल भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से राखी जी आपने भी जिक्र किया कि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है टाइमिंग को लेकर भी, कि देखिए अभी साल के अंत में चुनाव होने हैं और दिल्ली में भी चुनाव है, हरियाणा में भी चुनाव है, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए चैलेंजेस तो है, लेकिन सरकार ने ये बात ठान ली है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर हम काम जरूर करेंगे। बिल्कुल तनु, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो जाहिर तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है।
इसी साल इसी वक्त उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की बात है। कितना सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी के बाहुबली रहे मुख्तार अंसारी की मौत का खुलासा हो गया है। बीते 28 मार्च को बांदा जेल में बंद मुख्तार की तबीयत बिगड़ने से उनको रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। मुख्तार की मौत पर उनके परिवार के सदस्यों ने जेल प्रशासन पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर मजिस्ट्रियल जांच कराई गई। इस मामले में अब बांदा के जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और शासन को सौंपी गई रिपोर्ट में मौत की वजह जहर से मौत नहीं बल्कि हार्ट अटैक से बताई गई है। मौत की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि मुख्तार अंसारी के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की पुष्टि हुई थी और इसके साथ जेल प्रशासन ने मुख्तार के परिजनों को कई बार नोटिस भेजकर बुलाने की कोशिश की, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं हुआ था। तो न्यायिक जांच में बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत का मामला, आपको बता दें कि जहर नहीं हार्ट अटैक से मुख्तार की मौत हुई थी। तमाम जो एक जांच पड़ताल की बात हो रही थी और जब उनकी मौत हुई थी तब ये सवाल उठाए गए थे कि कहीं ना कहीं प्रशासन, जेल प्रशासन की तरफ से इनको धीमा जहर दिया जा रहा था। ये काफी बातें हुई थी, सियासत भी बहुत इस पर हुई थी, लेकिन अब जो एक कहते ना कि अंतिम जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें पूरा खुलासा हुआ है कि मौत जहर से नहीं हार्ट अटैक से हुई। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, जिस तरीके से बाहुबली मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई, मुझे लगता है जेल प्रशासन पर सवाल उठाए गए, तमाम लोगों पर सवाल उठाए गए। बड़ा सवाल तो इसलिए भी था कि आखिरकार जब वो जेल में थे उनकी तबीयत भी बिगड़ती है, हॉस्पिटल जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं, आखिरकार जहर देके कैसे मारा जाता है, और इतना आसान नहीं था। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है उसमें हार्ट अटैक की पुष्टि हो रही है। हालांकि ये बात तब भी कही गई थी लेकिन कोई इसे स्वीकार नहीं कर रहा था और एक लंबी जांच पड़ताल के बाद इसका खुलासा हुआ है। अब जो प्रतिक्रिया आ रही है वो क्या, और जिस तरीके से एक बात और आई है कि परिजनों को बुलाने की कोशिश थी लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। जी देखिए राक्षी जी, आपको साफ तौर पर बता दें, इस तरीके से विपक्ष और मुख्तार परिवार लगातार सरकार को और जेल प्रशासन को घेरने का काम कर रहा था। लगातार आरोप लगा रहा था कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, उनको स्लो पॉइजन देकर उनकी ये जो मौत हुई है स्लो पॉइजन के चलते उनको स्लो पॉइजन खाने में मिला के दिया जा रहा है, इसके चलते उनकी मौत हुई। एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें वो लगातार कह रहे थे कि मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। उनका जो लड़का है छोटा उमर अंसारी, उससे लगातार वो कह रहे थे इस बात को लेकर और मिलने के लिए कह रहे थे। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से इनके जो बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, जो मौजूदा सांसद हैं इंडिया गठबंधन से, वो भी लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ये मजिस्ट्रेट जांच सामने आई तो जिलाधिकारी के अध्यक्षता में एडीएम राजेश कुमार ने इसको जांच की और जांच में निराधार पाया गया। जांच में जिस तरीके से जांच हुई उसमें साफ तौर पर क्लियर हो गया सरकार को घेरने का काम किया जा रहा था। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का कोई हाथ नहीं था, ना ही जेल प्रशासन का हाथ था। इसी के चलते इनको नोटिस भी भेजा गया इनके परिवार को कि आए, लेकिन वो कोई भी नहीं पहुंचा, क्योंकि उनको भी ये पता था कि जो पब्लिसिटी स्टंट कर रहे थे, पब्लिसिटी स्टंट था उनका, जो कहीं ना कहीं सरकार की जांच में खुल गया है। फिलहाल 2 जांचें होनी थी, जिनमें एक जांच की रिपोर्ट सामने आ गई और न्यायिक जांच बाकी है, वो भी हालांकि कुछ दिन में सामने आ जाएगी। लेकिन जितनी भी जांचें हुई उसमें कहीं ना कहीं मुख्तार परिवार घेरे में आता दिखा, क्योंकि सरकार निष्पक्ष थी और सरकार ने जिस तरीके से इसमें जांच कराई है तो वो भी निष्पक्षता से जांच हुई है। वहीं अगर बात कर ले तो ये भी बताया जा रहा है इसमें लगभग 100 लोगों के बयान दर्ज करे गए और बयान जो दर्ज हुए वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पाए गए। और जो मुख्तार अंसारी को पहले जेल में उल्टी हुई, उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उनको हॉस्पिटल रेफर किया, जहाँ उनकी डॉक्टरों ने लगभग 5 टीमों ने डॉक्टरों ने उनको वहाँ जांच करने के बाद उनको उनकी हालत देखते हुए उनको बाद में मृत्यु घोषित किया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार घेरने काम किया जा रहा था तो एक आरोप ये निराधार पाया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया समीर पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत का खुलासा, कहते हैं फाइनली ये खुलासा हो गया है कि वो जहर से नहीं हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी। परिजन अब आ नहीं रहे हैं क्योंकि शायद वो इसलिए भी नहीं आना चाहते क्योंकि अब बहुत आरोपों में वे घिर चुके थे। खैर, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चुनाव 10 से 15 नवंबर के बीच 2 चरणों में हो सकते हैं। इसका मतलब है कि चुनाव की घोषणा आयोग 10 से 15 अक्टूबर के बीच कभी भी कर सकता है। रविवार को वर्षा निवास पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कई मसलों पर अपनी राय स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों को लेकर लोगों में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग राज्य में विधानसभा चुनाव अपने समय पर कराएगा। महायुति में सीट बंटवारे पर सीएम ने कहा कि चुनाव की घोषणा से पहले सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे हफ्ते में होने की संभावना है। सत्ता में शामिल सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को अगले 8 से 10 दिन में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। शिंदे ने कहा कि 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव कराना बेहतर रहेगा।
तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 10 से 15 नवंबर के बीच ये इलेक्शन हो सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग यदि देखें तो फिर चुनाव आयोग जो है वो अक्टूबर में 10 से 15 तारीख के बीच में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। देखिए, तैयारियां तो हो रही हैं और महाराष्ट्र में चुनाव जो है, महाराष्ट्र की जो सियासत है, इस बार की जो तैयारियां हैं वो बहुत कुछ दिखा भी रही हैं और बड़ा सवाल होगा कि कौन किसके साथ होगा, क्योंकि लोकसभा के भी जो नतीजे आए हैं उसमें से काफी कुछ निकलकर सामने आया। चलिए, इस वक्त आपको बता दें, संजीव उत्तम हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ मुंबई से। संजीव जी, जिस तरीके से पूरा महाराष्ट्र की सियासत को देखा और समझा जाए, इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा लग रहा है जब लोकसभा के हमने रिजल्ट देखे थे उसके बाद इस इलेक्शन की कहते हैं ना बड़ी एक अलग, एक रोचक और दिलचस्प कहीं ना कहीं ये होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तारीखों की बात हो रही है, क्या ये लगभग तय माना जाए कि नवंबर में ही ये इलेक्शन हो सकते हैं या हो सकता है थोड़ा सा ये डिले हो जाए? दूसरी बात, कौन किसके साथ जाएगा, वो जो उठापटक की संभावनाएं हैं वो कितनी देखते हैं? जी बिल्कुल, अभी विधानसभा के चुनाव जो है वो नवंबर में हो जाएंगे, ऐसे मुख्यमंत्री ने अनौपचारिकता की बात की है, मगर उन्हें ऑफ रिकॉर्ड किया वो बात की है, मगर ऐसी आशंका जताई गई है क्योंकि हाल ही में पिछले टाइम पे जब चुनाव के बारे में इलेक्शन कमीशन ने बताया गया था कि अभी महाराष्ट्र में जो त्योहार है वो त्योहारों के बाद ही महाराष्ट्र का इलेक्शन हो सकता है, और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि 2 चरणों में ये इलेक्शन हो सकते हैं। और दूसरी बात कही है कि हमने जो लाडली बहन जो योजना रखी थी वो अभी लोगों तक पहुंची है, ज्यादा करके महिलाओं के प्रति हमारा उद्देश्य जो है वो देखने को मिल रहा है और उसमें हमारा ये इलेक्शन में फायदा हो सकता है। और दूसरी बात जो है सीटों को लेकर जो बंटवारा है वो विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो परसेंटेज जो ये सीटों को मिला है और उसकी ही तरीके से हम सीटों का बंटवारा करेंगे और मिलजुल कर बंटवारा करेंगे, और महायुति में जो भी नाराज है उनसे भी बात करके हम सीटों का बंटवारा करके आगे का चुनाव जो है लड़ेंगे। बिल्कुल। संदीप जी, एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है हम एकनाथ शिंदे को देख लें, हम उद्धव ठाकरे को देख लें, हम शरद चंद्र पवार को देख लें, महाराष्ट्र में ये तमाम चीजें कौन किसके साथ कब क्या खेला करेगा अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिस चीज की लड़ाई है, जिस चीज को लेकर पूरा इलेक्शन होगा, क्या उसमें से कोई एक ऐसा बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र का है जिसको लेकर सब उसको लेकर अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हो? जी बिल्कुल, अभी महाराष्ट्र में जो बड़ा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का, जो महिला की अभी सरकार की ओर से तो 1500 रुपए दिए गए हैं, मगर महिला की अब तक सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है, और सुरक्षा को लेकर जो है वो आगे आने वाला चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। आपने देखा होगी महाराष्ट्र में इसी महीने में इतना महिलाओं के अत्याचार हुए, स्कूलों में बच्चियों के साथ अत्याचार हुए हैं, मगर सरकार का जो रुख है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कम दिखाई दे रहा है। अभी भी जो बच्चे हो, बूढ़े हो या इनको और क्राइम रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पुणे में देखा रहेगा, पुणे में तो विद्या की देवता मान ठीक है संदीप जी, चलिए बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के चुनाव हो सकते हैं नवंबर में, एकनाथ शिंदे ने कहा है, लेकिन इसके पहले चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का डिक्लेरेशन करेगा और उसके बाद ये एक अंतिम मुहर लगेगी कि इलेक्शन कब होने हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार एक अनोखी पहल शुरू कर रही है। 1 नवंबर से यहां बस्तर ओलंपिक का आयोजन होगा और इस आयोजन में गांव के खेलों को सम्मिलित किया गया है। इन खेलों का मकसद नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों को जोड़ना और उम्मीद जगाना है कि इन खेलों में नक्सली हिंसा के शिकार और आत्मसमर्पित नक्सली भी हिस्सा लेंगे। ये लोग आमने सामने आएंगे, यही नहीं एक टीम में भी खेल सकते हैं। साई सरकार इन खेलों का आयोजन कर रही है। ओलंपिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोगों को अच्छा और सुरक्षित महसूस कराने वाला माहौल बनाएगा। ये खेल ऐसे समय में हो रहे हैं जब कड़ी सुरक्षा कार्रवाइयों ने नक्सलियों को पीछे धकेल दिया है। सरकार को विकास का स्पष्ट रास्ता दिख रहा है। 2 दशकों से बंद पड़े दर्जनों स्कूल पूर्व नक्सली इलाकों में फिर से खुल रहे हैं। तो साई सरकार बस्तर ओलंपिक का आयोजन करने जा रही है। आपको बता दें कि
एक बदलाव की कोशिश है और बदलाव की कोशिश ऐसी है कि नक्सल प्रभावित जो जगह हैं वहां से भी कहीं ना कहीं खेलों के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश है और इससे खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा और खेल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको फिट भी रखते हैं। तो एक उत्साह का माहौल बच्चों में, खासतौर पे युवाओं के लिए ये एक अच्छा प्रयास है सरकार का कहीं ना कहीं, और इसको बहुत जल्दी से शुरू करने की बात है। 1 नवंबर से बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। तो बस्तर ओलंपिक में 1 नवंबर से शुरू होंगे तमाम खेल। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें हमारे सहयोगी राहुल गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, एक अच्छी पहल है, जाहिर तौर पर खेलों के माध्यम से यदि जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप, युवाओं को जोड़ते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी एक कनेक्ट करने की कोशिश है, अच्छा प्रयास है। कितना इसके लिए काम हो चुका है, तैयारियां कितनी लगभग हो चुकी हैं और कितने दिन ये खेल जो है वो चलेंगे और किस तरीके से पूरी तैयारी सरकार की तरफ से की गई है? राहुल, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, आपकी आवाज आ रही है? चलिए, राहुल शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जो है उसको लेकर भी कोशिश है, तमाम चीजों की कोशिश शायद सरकार जो कर रही है। तो कहीं ना कहीं 1 नवंबर से बस्तर ओलंपिक का आयोजन सरकार द्वारा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं हरियाणा कांग्रेस में, जहां सीएम पद को काफी दिनों से भूपेंद्र हुड्डा बनाम कुमारी शैलजा चल रहा है, तो अब बीजेपी में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने दावा ठोक दिया है। इस राज्य की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। अनिल विज ने कहा था, मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा, अब अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद के लिए दावा पेश करूंगा। और इसके बाद बीजेपी में सियासी भूकंप सा आ गया था। अनिल विज को नायब सैनी कैबिनेट में जगह भी नहीं मिली थी और इसके बाद वो पार्टी से नाराज भी हो गए थे। अब उन्होंने सीएम पद का दावा ठोक दिया है। अनिल विज अंबाला जिले की अंबाला कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि अगले मुख्यमंत्री नायब सैनी ही होंगे, लेकिन आज अनिल विज ने भी अपना दावा पेश कर दिया है। विज ने कहा कि अगर चुनावों में बीजेपी को जीत मिली तो वो सीएम पद पर अपनी दावेदारी करेंगे। अनिल विज के दावे पर बीजेपी के हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नायब सैनी ही हरियाणा में बीजेपी का चेहरा है। मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, जीत चुका हूँ और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है, परंतु इस बार सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अंबाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा। मैं हरियाणा। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि जिनसे हमारे साथ संजय कुमार जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से अनिल विज का अपना दावा है, हरियाणा में इलेक्शन है, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और सियासत हरियाणा में तो कुछ और ही कह रही है इस बार, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ है। और हाल ही में अपडेट देखिए, ऐसा लग रहा है कि वहां पे दिल्ली में जिस तरीके से चेहरा बदलने वाला है सीएम फेस का, तो नाम कैलाश गहलोत का भी आ रहा है। अब वो कहीं ना कहीं एक अच्छा बड़ा चेहरा हो सकते हैं। मुझे लग रहा है एक हरियाणा की जो राजनीति और सियासत है, और यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों को देख लें, तो क्या लगता है ये एक नाराजगी या अनिल विज का जो स्टेटमेंट है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नुकसानदायक हो सकता है? क्योंकि ना मतभेद वाली चीजें बहुत यहाँ निकलकर सामने आ रही हैं। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक। संजय जी, हरियाणा की सियासत क्या कहती है? अनिल विज का जो स्टेटमेंट आया है, जिस तरीके से उन्होंने एक दावा पेश किया है, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नायब सैनी ही उनका चेहरा है इलेक्शन के लिए। जिस तरीके से इसको लेकर जो भाजपा में भगदड़ सी मच गई है, एक तरह की अफरा तफरी मच गई है, और भाजपा ये देख रहे हैं कि भी किस तरीके से जैसे नायब सैनी ने आकर एक रुझान बना है, एक जो है जो समाज का जो दायरा बना है उसमें भाजपा को प्लस पॉइंट हो रहा है। और लेकिन अमित शाह के ये बयान के बाद कि भी नायब सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो अनिल विज भी इसमें थोड़ा सा अपने आप को आगे लाने में दिखाई दे रहे हैं कि हाँ
वो 5 बार के विधायक बन चुके हैं, तो अब की बार वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। चलिए, बहुत जी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा की सियासत में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और सियासत भी अपने चरम पर है। फिलहाल 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।